हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो कंपनी ऑडिट का जो पहला क्लास है वो हो गया था और हम आज दूसरा क्लास करेंगे। और दूसरा क्लास का जो शुरुआत करेंगे कहीं से, फाइलिंग ऑफ काजुअल वैकेंसी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, फाइलिंग ऑफ काजुअल वैकेंसी। मतलब देखिए, कैजुअल वैकेंसी जब होगा, वैकेंसी का मतलब क्या है? मतलब जब ऑडिटर अपना ऑफिस छोड़ के जाता है, ठीक है। ऑडिटर अपना ऑफिस जब छोड़ के जाता है, ऑडिटर अपना ऑफिस दो तरह से छोड़ सकता है। अगर वो रिजाइन करता है, एक है रेजिग्नेशन, दूसरा है क्या, डेथ हो गया, ऑडिटर का डेथ हो गया, और अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड हो गया, लूनाटिक, यहीं से वो कैजुअल वैकेंसी होता है, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, तो जो कैजुअल वैकेंसी है वो कौन फिलअप करेगा? एक है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी अगर हो गया अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। अगर कैजुअल वैकेंसी हो गया तो बीओडी फुलफिल करेगा, फुलफिल द वैकेंसी। कितने दिन में? 30 डेज। 30 डेज में बीओडी फुलफिल करेगा कैजुअल वैकेंसी को, ठीक है। अगर if such vacancy is for resignation, अगर रेजिग्नेशन से हुआ है तो क्या होगा? बीओडी क्या करेगा? बीओडी तो अपॉइंट करेगा, बीओडी अपॉइंट ऑडिटर विद इन 30 डेज, बट शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। अप्रूव करेंगे कितने दिन में? विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। देखिए, रेजिग्नेशन में क्या होता है और जो डेथ और अनसॉल्वमेंट वहां पर क्या होता है? अगर डेथ हो गया तो बीओडी फुलफिल कर लेगा 30 डेज में। अगर रेजिग्नेशन दिया हुआ है, कोई भी किस्म का, देखिए कोई भी किस्म का गलती हुआ है तो, और ऑडिटर रेजिग्नेशन दिया है ना, तो इसीलिए अगर कोई भी गलती हुआ है, कोई भी फ्रॉड हुआ है कंपनी में, तो ऑडिटर इसीलिए ही रेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो अगर बीओडी अगर बीओडी अपॉइंट कर देता है ऑडिटर विद इन 30 डेज विदाउट अप्रूवल ऑफ अ शेयर होल्डर, तो क्या हुआ? वो तो चोर है, बीओडी तो चोर है। अगर वो तो चोर है, फिर से वही और एक चोर को बिठा देगा, ठीक है। इसलिए शेयर होल्डर उनको अप्रूवल करेंगे, उसका अप्रूवल करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी हो गया, तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? The vacancy should be filled by CNAG। CAG द्वारा फिलअप होगा कितने दिन में? विद इन 30 डेज। 30 डेज में फिलअप होगा। अगर इफ बीओडी ना इफ CNAG फेल्स, देन बीओडी विद इन
नेक्स्ट 30 डे। ठीक है, सीएनडी फुलफिल करेगा। अगर सीएनडी फुलफिल करेगा, सीएनडी क्या होता है, फेल हो जाता है तो बीओडी करेगा कितने दिन में, नेक्स्ट 30 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रूल्स है। देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है वो बता देता हूँ। जब रेजिग्नेशन देता है ना, जब ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है तो उसको एक ADD3 एक फाइल है, उसको भी वो फिलअप करना पड़ता है। किससे फिलअप करेगा, ऑडिटर शल फाइल ADD3 किससे फिलअप देगा, किससे फाइल करेगा। एक तो देगा किसे, कंपनी को, दूसरी देगा ROC को। कितने दिन में देगा, विदिन 30 डेज। ठीक है, जिस दिन से वो रिजाइन किया है उसी दिन से 30 डेज में वो एक ADD3 एक फाइल करेगा। कहाँ, एक कंपनी में करेगा और एक ROC में करेगा। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, इफ इट इज ए गवर्नमेंट कंपनी, तो ADD3 किसे किसे मिलेगा, ADD3 किसे किसे दिया जाएगा, एक तो कंपनी को, एक कंपनी, ROC और एक C&AG। ठीक है, जब ऑडिटर रिजाइन देता है ना, उसके बाद 30 दिन के अंदर वो एक ADD3 एक फाइल करेगा। ADD3 किससे फाइल होगा, कंपनी से फाइल होगा, कंपनी को फाइल होगा, ROC को फाइल होगा, और गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG को भी फाइल होगा। अगर ऑडिटर फेल हो जाता है, देखिए इफ ऑडिटर फेल्स तो क्या होगा। अगर ऑडिटर फेल हो जाता है विद इन 30 डेज में तो पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी कितना, पेनल्टी लगेगा 50,000 और रेमुनेरेशन ऑफ ऑडिटर व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, ये तो मिनिमम पेनल्टी हो गया ना, ये तो मिनिमम पेनल्टी हो गया 50,000 और रेमुनेरेशन व्हिचएवर इज लोअर, मिनिमम पेनल्टी हो गया। और उसके बाद 500 पर डे, 500 पर डे आफ्टर फर्स्ट। इसका मतलब समझिए 30 डेज तक है इसका लिमिट है 30 डेज। 30 डेज में वो फाइल नहीं किया तो 31st डे से ये जो 50,000 और रेमुनेरेशन वाला ये जो पेनल्टी है वो लग गया। वो जो 500 पर डे ये कहाँ लगेगा, जब आफ्टर फास्ट 31st डे, वो जो 31st डे 32nd डे से उसको 500 पर डे लगेगा। तो ये 50,000 तो और रेमुनेरेशन व्हिचएवर लोअर हो गया प्लस 500 पर डे 32nd डे से उसको लागू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम कितने तक है, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, तो अगर ऑडिटर फाइल नहीं करता है ना ADD3 तो उसको पेनल्टी लगेगा 50,000 और रेमुनेरेशन व्हिचएवर इज लोअर और 500 पर डे आफ्टर फर्स्ट और मैक्सिमम 5 लाख तक का है। ठीक है, चलिए बुक्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी क्या कहना है, क्या कहता है देखते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 इन द केस ऑफ कंपनी अदर देन कंपनी व्हिच अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी कंपनी है उसका जो ऑडिटर अपॉइंट होता है अदर देन सीएनडीजी, मतलब ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, उसको जो फाइल्ड बाय द बीओडी विद इन 30 डेज, उसका जो कैजुअल वैकेंसी है उसको कौन फाइल करेगा, बीओडी फाइल करेगा, कितने दिन में, 30 डेज में। If such causal vacancy result of resignation of an auditor, such appointment shall also be approved by the company at general meeting within three months of the recommendation of the board and shall hold the office till the conclusion of the next annual general meeting। ठीक है, वो क्या कहता है ना, अगर कोई भी वैकेंसी हुआ है, कोई भी वैकेंसी हुआ है रेजिग्नेशन के, रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, सो बीओडी तो अपॉइंट कर लेगा, बीओडी अपॉइंट कर लेगा, बट शेयर होल्डर क्या करेंगे, 3 मंथ में शेयर होल्डर क्या करेंगे, मतलब 3 मंथ में उसको अप्रूवल करेंगे, जनरल मीटिंग में उसको अप्रूवल करेंगे, और उसका जो टेन्योर होगा होल्ड करेगा ऑफिस की कितने दिन तक, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक वो होल्ड कर सकता है ऑफिस। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट कंपनी इन केस ऑफ कंपनी हुज अकाउंट सब्जेक्ट टू ऑडिट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल है वो फिल करेगा, जो कैजुअल वैकेंसी है वो फिल करेगा कितने दिन में, 30 डेज में। और अगर सीएनडीजी फेल हो जाता है तो बीओडी फिल करेगा नेक्स्ट 30 डेज में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन बाय रेजिग्नेशन। अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के द्वारा हुआ है तो क्या होगा, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, यहाँ पर है सेक्शन, ये जो है सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। अगर as per section 140 subsection 2 of the act, the auditor who has resigned from the company shall file within period of 30 days from the date of resignation a statement in the prescribed entity 3 with the company and the register। ठीक है, जो भी ऑडिटर रिजाइन किया हुआ है, जो भी ऑडिटर रिजाइन किया हुआ है वो एक स्टेटमेंट फाइल करेगा कि वो क्यों रिजाइन किया है, कि क्या रीजन है। ठीक है, कितने दिन में, 30 डेज में, कौन सा फॉर्म में, एडीटी 3 में किससे फाइल करेगा, और कंपनी से एक देगा और एक रजिस्टर से देगा। अगर इन केस ऑफ कंपनी रेफर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी का है। अगर गवर्नमेंट कंपनी का है द ऑडिटर शैल इंडिकेट द रीजन द अदर फैक्ट में बी रिलेवेंट विद द रिगार्ड टू रेजिग्नेशन। अगर भी अदर कोई रिलेवेंट रीजन होगा तो रेजिग्नेशन के लिए वो भी डालेगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी का है वो भी कंपनी को देगा, रजिस्टर को देगा और सीएनडीजी को भी देगा। ठीक है, इन केस फेल्योर ऑफ फेल्योर ऑडिट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज और द रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर व्हिच ऑफ इज लेस। ठीक है, इन केस फेलियर ऑडिटर शैल बी पेनल्टी, अगर वो 30 डेज में फुलफिल नहीं फाइल नहीं करता है, अगर वो 30 डेज में फाइल नहीं करता है उसको 50,000 और रेम्यूनरेशन व्हिच एवर इज लोअर उसको पेनल्टी लग जाएगा। और उसके बाद क्या लगेगा, कंटिन्यूइंग फेलियर, अगर वो कंटिन्यूइंग फेलियर हुआ है तो क्या लगेगा, 500 पर डे, 500 पर डे आफ्टर फर्स्ट, मतलब 31st डे से 31st डे हो गया, ये है 30 डे में उसको फाइल करना था, ये 31st डे हो गया, 31st डे हो गया, यहाँ पर पेनल्टी लग जाएगा वो 50,000 और रेम्यूनरेशन, और उसके बाद 32nd डे से इससे क्या होगा, 500 पर डे लग जाए कितने तक, और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, a retiring auditor may be reappointed at an annual general meeting if he is not disqualified for reappointment। वो क्या है, रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड, रिटायरिंग ऑडिटर में भी, जो ऑडिटर रिटायर हुआ है वो हो सकता है कि अपॉइंट हो जाए जनरल मीटिंग में, यदि
ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है तो, अगर ही इज नॉट गिवन कंपनी टू एनी राइटिंग एंड ऑफ हिज विलिंग अनविलिंगनेस, क्या कि वो राइटिंग में देता है कि मैं अब ऑडिटर नहीं, और अब ऑडिट नहीं करूंगा, कि वो अब जब राइटिंग में देता है, और एसआर पास हुआ है, कहाँ पर जनरल मीटिंग में एसआर पास हुआ है कि वे बंदा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है, तब भी वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर at any general meeting, no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट और रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो जो भी ऑडिटर था वही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद रोटेशन ऑफ ऑडिटर। चलिए देखते हैं रोटेशन, रोटेशन क्या है। रोटेशन क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। रोटेशन क्या है मतलब अदला बदली। रोटेशन का मतलब है वो अदला बदली करेंगे करना, मतलब एक ऑडिटर को जो 5 साल हो गया तो उसके बाद और एक ऑडिटर आएगा। ठीक है, रोटेशन के अंदर किस कौन कौन सी कंपनी है उसके ऊपर रोटेशन अप्लाई होता है। देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑल लिस्टेड कंपनी, सेकंड में ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी PUSC having PUSC greater than equal to 10 crore, और थर्ड में ऑल प्राइवेट कंपनी PUSC greater than equal to 50 crore, और फोर्थ में ऑल कंपनी जो भी ऑल कंपनी है वो ये तीनों में कवर नहीं है, बट पब्लिक बोरोइंग और फ्रॉम अ बैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 50 crore, नॉट एप्लीकेबल कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल में OPC 1% कंपनी, और सेकंड में स्मॉल कंपनी। ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का किसके ऊपर अप्लाई होता है, ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनी, all unlisted public company having PUSC greater than equal to 10 crore, all private company having PUSC greater than equal to 50 crore, and all public borrowing, और all companies having public borrowing क्या है 50 crore से ज्यादा है, उसके ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होता है। और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, OPC और स्मॉल कंपनी, उनके ऊपर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, बुक में देख लेते हैं।
Rotation of auditor, applicability of section 139 subsection 2. As per rule prescribed company audit, the class of companies shall mean that following classes of companies excluding one-person company and small company, one-person company or small company, including listed company, excluding OPC or small company, all unlisted public company having PUSA 10 crore or more, private limited company having PUSA 50 crore or more, and उसके जो पब्लिक बोरोइंग है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक 50 crore और more. As per section 139 subsection 2, no listed company or company belonging to such class or classes of company as mentioned above shall appoint or reappoint an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive year. कंपनी अगर इंडिविजुअल ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो कितने दिन तक करेगा? वो 5 साल तक ही करेगा. अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो कितने दिन तक वो होगा? वो 5 ईयर तक ही होगा. अगर कोई फार्म है ऑडिटर, द ऑडिट फॉर मोर देन 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, 1 टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर क्या है? 5 टर्म, 5 साल, और 2 टर्म है 10 साल. An individual auditor who has completed his term under clause A shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of his term. देखिए, कोई भी ऑडिटर इंडिविजुअली अगर किसी भी कंपनी में उसके 5 साल किया हुआ है और जब उसके 5 साल खत्म हो जाएगा वहीं से फिर से एक 5 साल उसका कूलिंग पीरियड रहेगा. मतलब एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया 2020 में, और 2020 से 5 साल, 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 तक ही वो ऑडिटर रहेगा. और उसके बाद वो रोटेशन होगा, वो निकल जाएगा और उसके बाद उसके ऑफिस में और एक आ जाएगा. और वो आदमी, वो जो पहला वाला था जो रिटायर हुआ है, वो 5 साल तक, मतलब 2030 तक वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा उस कंपनी में. ठीक है. An audit firm who has completed term, अच्छा इस तरह से अगर कोई फार्म है तो 10 साल कंप्लीट किया हुआ है और उससे फिर कोई भी फार्म है वो 10 साल कंप्लीट किया हुआ है, मतलब 1 कंसेक्यूटिव और 2 कंसेक्यूटिव फार्म तक 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक रहेगा. और उससे फिर जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर उसका खत्म होगा ना, वहीं से 5 साल तक वो कंपनी से, वो उस कंपनी से ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा. ठीक है. देखते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन ऑन दिस रिगार्ड. As on the date of appointment, no audit firm having common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years. देखिए, एक है, यहीं पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल. एक है एपीसी एंड को, और दूसरा है सीडीई एंड को. ठीक है. यहाँ पर पार्टनर है कौन कौन? ए बी सी. और यहाँ पर पार्टनर है कौन कौन? सी डी ई. ठीक है. XYZ लिमिटेड में ये जो फार्म है ये ऑडिटर था, ये 5 साल तक रहा. उसके बाद ये जब रिटायर हो जाएगा ना, उसके बाद वो अपॉइंट करेगा किसको? सीडीई को. बट यहाँ पर सीडीई अपॉइंट नहीं हो पाएगा. क्यों? यहाँ पर जो सी है कॉमन पार्टनर यहाँ पर भी है, तो कॉमन पार्टनर हो गया, सो ये अपॉइंट नहीं, ये फार्म यहाँ पर जो XYZ कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा एज ऑडिटर. ठीक है. यहाँ पर लिखा है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस डेट से अपॉइंटमेंट होगा. नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर, नो ऑडिट फर्म यहाँ पर कॉमन पार्टनर हो जाता है ना. नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म. यहाँ पर सी है पार्टनर, यहाँ पर भी सी है, कॉमन पार्टनर हो गया. जब ऑडिटर अपॉइंट होगा ना,
अपॉइंटेड की डेट में ये भी डिस्क्वालीफाइड हो गया, ये भी डिस्क्वालीफाइड हो गया, कितने ईयर तक, 5 साल तक ये भी डिस्क्वालीफाइड हो गया। सेकेंड में देखते हैं, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन सबसेक्शन विद इन पीरियड ऑफ सच शैल नॉट बी लेटर देन दैट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड under subsection 1 after 3 years from the date of the commencement of the act। ठीक है, मतलब जब जब रोटेशन एप्लीकेबल हुआ तब तक, जब रोटेशन एप्लीकेबल हुआ, रोटेशन से पहले तो रोटेशन तो नहीं था ना, तो कोई भी आदमी 5 साल 10 साल 15 साल तो ऑडिट कर सकता है। जब रोटेशन नहीं था कर सकता था, जब रोटेशन आया, मान लीजिए देखिए, जब रोटेशन आया ना तो उसके बाद मतलब ये एक आदमी है, देखिए ये एक ऑडिटर है, ऑडिटर ये XYZ लिमिटेड है, यहाँ पर ये ऑडिटर रहा कितने साल तक, 7 ईयर, इंडिविजुअल है वो 7 ईयर तक ऑडिटर रहा। जब रोटेशन नहीं था, जब रोटेशन आ गया मतलब 2014 में रोटेशन आ गया, तो यहाँ पर इसका तो 7 ईयर हो गया है ना, वो तो निकाला जाएगा, रोटेशन होगा यहाँ तो निकाला जाएगा। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 साल, 3 साल टाइम दिया होगा, 1 2 3, 3 साल के बाद जब फर्स्ट एजीएम होगा, नेक्स्ट एजीएम होगा, वहीं से वो एप्लीकेबल होगा। 3 साल में 3 साल के बाद 3 साल के बाद जब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा ना, उससे वहीं पर क्या होगा कि ऑडिटर का रोटेशन होगा, ये ऑडिटर रिटायर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है देखिए, it has also been provided that the right of the company to remove the auditor or the right of the auditor to resign from the such office of the company shall not be prejudiced। ये जो रोटेशन आने से क्या होता है, जो राइट है, जो ऑडिटर का राइट है, जो वो रिजाइन कर सकता है, कि कंपनी का जो राइट है वो रिमूव कर सकता है किसको, ऑडिटर को, वो प्रिजुडिस नहीं होगा, मतलब वो जैसा राइट है वो इसका वैसे ही रहेगा। ठीक है, subject to provision of the act, members of the company resolve provided that company subject to the provision of this act, members of the company may resolve to provided that in the audit firm appointed by the auditing partner and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the members। जो भी ऑडिटर का टीम है वो रोटेट हो सकते हैं मेंबर के रिजल्ट के अनुसार। मेंबर कहेगा कि वो मतलब ABCD 4 पार्टनर है, वो ए आ गया, उसके बाद बी आ जाएगा, तो वहीं पर ऑडिटर साइनिंग अथॉरिटी उनके पास ऐसे ही आ जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, the audit shall be conducted with more than one audit shall be conducted, मतलब देखिए एक ABCD में ए करता था ना, ABCD में ए करता था ऑडिट, उसके बाद जो ये जो प्रोविजन आ गया उसके बाद क्या होगा, जो ए करेगा बी भी करेगा सी भी करेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, the central government may be rules prescribed manner in which the company shall rotate। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है जहाँ पर कंपनी में कंपनी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनर ऑफ रोटेशन, ऑडिटर बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरिंग ऑफ देयर ऑन कंपनीज ऑन एक्सपायरिंग रोटेशन, कैसे रोटेशन होगा, इसके जब ऑडिटर का लाइफ खत्म हो जाता है, मतलब टेन्योर खत्म हो जाता है, एक्सपायरी ऑफ द देयर टर्म, कैसे वो रोटेट होते हैं। रूल 6 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 prescribe the manner of the rotation of auditor on expiry of the term which is given below। देखिए, the audit committee shall recommend to the board the name of the individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent auditor
ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकमेंट। देखिए, ऑडिट कमेटी क्या करेगा, रेकमेंड करेगा जब रोटेशन होगा, जब एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग क्या हो जाएगा कि वो जो हमारा जो ऑडिटर है वो रिटायर होगा और नेक्स्ट और नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। जो नया ऑडिटर है कौन है, उसका नाम कौन रेकमेंड करेगा, ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगा। ठीक है, ऑडिट कमेटी क्या है वो हम सेक्शन 177 नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो रेकमेंड करेगा, कौन रेकमेंड करेगा, ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगा। Where company is required to constitute an audit committee, the board shall consider the recommendation of a such committee। जब ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल होता है ना कोई भी कंपनी के ऊपर, वो ऑडिट कमिटी रेकमेंड करता है ऑडिटर का नेम, और उसके बाद ऑडिटर बीओडी क्या करता है, बीओडी उसको कंसिडर करता है, उसके नेम को कंसिडर, जो रेकमेंड किया हुआ है, कौन रेकमेंड किया हुआ है, ऑडिट कमिटी रेकमेंड किया है। और उसके जो जो भी नेम ऑडिट कमिटी रेकमेंड किया है उसी को बीओडी कंसिडर करेगा। एंड इन अदर केस बीओडी शैल इटसेल्फ कंसिडर। अगर कोई भी कंपनी के ऊपर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा ना, बीओडी खुद क्या करेगा, कंसिडर करेगा मैटर ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, मेक इट्स रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट। खुद क्या करेगा, वो रेकमेंड करेगा, वो भी अपॉइंट कर लेगा नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग। मेक इट्स recommendation for appointment for the next auditor by the members in the annual general meeting। वो recommend करेंगे और member vote करेंगे। ठीक है। For the purpose of the rotation of auditor, in case of an auditor, whether the individual or audit firm, the period for which the individual or firm has held office as the auditor prior to the commencement of the act shall be taken into account for the calculating period of 5 consecutive years or 10 consecutive years as the case may be। क्या कहा है देखिए, in case of an auditor, the period for which individual or firm has held office the auditor prior to the commencement act। मतलब कोई भी ऑडिटर ये जो रोटेशन के प्रोविजन आने से पहले, कोई भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो जो जो 5 साल की 7 साल अपॉइंट हुआ है उसको भी कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग क्या 5 कंसेक्यूटिव ईयर, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। मतलब देखिए, वो रोटेशन आने से पहले वो 2 साल रहा हुआ है ऑडिटर के ऑफिस में, वो ऑडिटर हो गए, वो 2 साल रहा हुआ है। तो उसके बाद हम जब रोटेशन के प्रोविजन जब आया ना, उससे 2 साल तो हो गया, वहीं से 3 साल तक, 5 साल तक। ठीक है। द इनकमिंग ऑडिटर or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network। अगर कोई भी इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म सेम नेटवर्क में नहीं होगा, जो ऑडिट फर्म रिटायर होता है ना, जिसका एक्सपायरी हो जाता है, जो रिटायर होता है, और इनकमिंग ऑडिटर, उनके बीच में कोई भी नेटवर्क नहीं होना चाहिए। मतलब सेम नेटवर्क में नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मतलब for the purpose of rules, same network includes the form of operating function here hitherto or in the future ordered in same brand name। कोई भी काम नहीं करते होंगे कि सेम ब्रांड नेम में, सेम ट्रेड नेम में, सब कॉमन कंट्रोल नहीं होगा उनके बीच में। मतलब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, सेम नेटवर्क में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, if a partner who is in charge of an audit firm and also certify the financial statement of the company retires from the said firm and joins another firm of chartered accountant, such other firm shall also be ineligible to appointed as for a period of 5 year। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, समझाता हूँ। ABC एंड को, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है कितना, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर है XYZ एंड को। यहाँ पर कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, X है, Y है, Z है। देखिए ABC एंड को MNO लिमिटेड में ऑडिटर था। ये था ऑडिटर किस कंपनी में, MNO लिमिटेड में। यहाँ पर ABC साइनिंग पार्टनर था, जो कि
वो एमएनओ लिमिटेड का जो अकाउंट्स है वहां पर वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वहां पर क्या ए ही साइन किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, ये 5 साल तक रहा। उसके बाद ए यहाँ पर एबीसी फार्म में वो ए रिटायर हो जाता है। ए रिटायर हो गया। उसके बाद क्या करता है, ए जाके ज्वाइन कर लेता है XYZ कंपनी पे। XYZ कंपनी में ए ज्वाइन कर लेता है। जब XYZ कंपनी में ए ज्वाइन कर लेता है तब XYZ एंड को वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। किससे? ऑडिटर अपॉइंट होने से वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। मतलब देखिए, इफ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, जो भी ऑडिट फर्म में चार्ज में था, जी पार्टनर, एंड ऑल्सो सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एबीसी एंड को में चार्ज में था और ऑल्सो सर्टिफाई द फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी सर्टिफाई किया हुआ है ऑफ द कंपनी। किसका? एमएनओ लिमिटेड का। रिटायर फ्रॉम द शेयर कंपनी, वहीं से एबीसी कंपनी से वो रिटायर हो गया एंड जॉइन्स अनदर फर्म। किस कौन सा फर्म? XYZ एंड को ज्वाइन कर लिया। और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सच अदर फर्म्स शैल आल्सो बी इनएलिजिबल फॉर रिव्यू। ये भी XYZ कंपनी भी XYZ एंड को इनएलिजिबल हो जाता है। कितने दिन तक? 5 साल तक ये भी इनएलिजिबल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इल्यूस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये आपको देख लीजिए। देखिए, ये जो ऑडिटर है ये 5 साल तक रहा। ये 5 साल तक रहा और यहीं से रोटेशन आ गया और वो नेक्स्ट 3 साल तक ही रह सकता है। मतलब टोटल 8 साल तक रह सकता। ये 4 साल तक रहा, वो भी नेक्स्ट 3 साल तक ही रह सकता। जहां पर देखिए, पहले से कितना आया कुछ पता नहीं, पहले से वो कितने दिन तक रहा वो कुछ पता नहीं, मगर पर जब रोटेशन आएगा वहीं से मैक्सिमम वहीं से 5 साल तक ही होगा। मतलब देखिए, ये 4 साल तक ही पहले से ही ये 2010 में, ये 2010 में 4 साल तक, 2010 में 4 साल तक, 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 4 साल तक यहाँ रहा। उसके बाद वो जब रोटेशन अप्लाई होगा उससे उसके बाद 3 साल तक ही रहेगा। ठीक है, और जो जो 1 साल तक है उसके जो रोटेशन आने से पहले 1 साल ही है, 1 साल ही वो ऑफिस होल्ड करता है। उसके बाद वो 5 साल तक ही रहेगा। क्यों? कि जो रोटेशन होगा वो 5 साल तक, 5 साल के बाद ही होगा ना रोटेशन। और उसका तो 1 साल हुआ है और नेक्स्ट 4 ईयर ही उसको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। Where a company has appointed 2 or more individual or firms or a combination of their joint auditor, the company may follow the rotation of the auditor such manner that both or all on joint auditor, as the case may be, do not complete their term of the same year। अगर जॉइंट ऑडिटर है, जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है, तो जिसका जिस दिन क्या होता है, जो उसका जिस दिन उसका टर्म एक्सपायर होता है उनके इंडिविजुअली उनको रोटेशन करता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आ गया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी, प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट कमिटी, सेक्शन 177। सेक्शन 177, constitution of audit committee। देखिए, ऑडिट कमिटी क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। ऑडिट कमिटी, नहीं तो उसके बाद उसका एप्लीकेबिलिटी समझेंगे। ऑडिट कमिटी एक ऐसा होता है कि वो जो बीओडी है ना,
मैनेजमेंट की जो बीओडी है, सॉरी, वो जो ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी क्या है, वो बीओडी का एक कमेटी है, बीओडी का एक कमेटी है। देखिए, ऑडिट कमेटी क्या है, वो जो है कमिटी ऑफ डायरेक्टर, कमिटी ऑफ डायरेक्टर। देखिए, it is to be remembered that audit committee consists of directors of the company. It consists of minimum 3 director। ये ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर ही होंगे विथ ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजॉरिटी। बिसाइड्स, ऑडिट कमिटी also performs other important functions। ऑडिट कमिटी helps in ensuring better standard of corporate governance। देखिए, ऑडिट कमेटी में मिनिमम तो तीन तीन डायरेक्टर हो गए, मैक्सिमम तो कितना पता नहीं, पर बट मिनिमम 3 डायरेक्टर, और 3 डायरेक्टर में मेजोरिटी किसका होगा, मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ही होगा। अगर ऑडिट कमेटी ऑल्सो, उसके काम काम क्या है, ऑडिट कमेटी ऑल्सो परफॉर्म अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऑडिट कमेटी हेल्प्स इंश्योरिंग बेटर स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कॉर्पोरेट के जो गवर्नेंस के लिए जो भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, जो भी इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, उसके वो परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, देखिए, ऑडिट कमेटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो पहले देखते हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इट इज टू इम्पोर्टेंट नो दैट इन एडिशन टू लिस्टेड पब्लिक कंपनी, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज आर कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। लिस्टेड कंपनी को इंक्लूड करके और भी कंपनीज है जिसके ऊपर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल होता है। ऑल पब्लिक कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज और मोर, ऑल पब्लिक कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड। ठीक है, ऑल पब्लिक कंपनी जिसका पीयूएससी 10 करोड़ और मोर, जिसका पीयूएससी क्या है 10 करोड़ और मोर है। ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज और मोर। ऑल पब्लिक कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी पीयूएससी 10 करोड़ रुपीज और मोर है, और जिसका जो तो ऑल पब्लिक कंपनी जिसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर है, और पब्लिक कंपनी इसके जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन है ना और बोरोइंग है, वो एक्सीड करता होगा किससे, 50 करोड़ से, 50 करोड़ से ऊपर होता होगा, तब जाके ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल होगा। देखिए, ऑडिट कमिटी क्या है, कमिटी ऑफ 3 डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी डायरेक्टर of the committee should be independent director, independent डायरेक्टर। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है, देखिए, एप्लीकेबिलिटी, ऑल पब्लिक कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग पीयूएससी 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग पीयूएससी greater than equal to 10 करोड़। सेकंड में ऑल पब्लिक कंपनी टर्नओवर greater than equal to 100 करोड़। थर्ड में ऑल पब्लिक कंपनी बोरोइंग और आउटस्टैंडिंग लोन greater than 50 करोड़, तब जाके ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद मैनर ऑफ एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। मैनर ऑफ प्रोसीजर, सिलेक्शन एंड अपॉइंटिंग ऑफ ऑडिटर। मैनर ऑफ प्रोसीड्योर
manner of procedure of selection of auditor और अपॉइंटमेंट। किस प्रोसीड्योर से क्या प्रोसीड्योर है, पहले मैं बता देता हूँ क्या प्रोसीड्योर है, उसके बाद हम बुक में जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले अगर कोई भी कंपनी का एक ऑडिट कमिटी है, ये है ऑडिट कमिटी और ये है बीओडी। पहले जब ऑडिटर अपॉइंट होगा, वो उसका नाम कौन रेकमेंड करेगा? ऑडिटर का नाम रेकमेंड करेगा कौन? ना बीओडी, ऑडिट कमिटी करेगा। ऑडिट कमिटी किसको करेगा? बीओडी को करेगा। ऑडिटर नेम रेकमेंड, ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगा ऑडिटर का नाम किसको? बीओडी को। बीओडी क्या करेगा? उसका क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, वो बीओडी उसको चेक करेगा। बीओडी उसको चेक करने के बाद वो देखेगा कि हाँ ये सही है, कि वो ये बंदा ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए वो सही है, तब बीओडी क्या करेगा? फर्दर रेफर करेगा। रेफर फर्दर अपॉइंटमेंट, रेफर फर्दर टू अपॉइंटमेंट के लिए वो रेफर कर देगा। और वहां पर रेफर होने के बाद एजीएम में शेयर होल्डर वोट करेंगे। बीओडी रेफर करेगा कि ये ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो वहां पर एजीएम होगा। एजीएम पर क्या होगा? शेयर होल्डर वोट करेंगे कि हाँ ये बंदा ऑडिटर अपॉइंट होगा। अगर बीओडी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद वो क्या करेगा कि उसको लगा कि हाँ ना ये बंदा जो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए सही नहीं है, वो क्या कर लेगा कि रेफर कर देगा। रेफर बैक किसको करेगा? ऑडिट कमिटी को रेफर बैक कर देगा। रेफर बैक करेगा ऑडिट कमिटी को। एंड विथ रीजन क्यों ये बंदा ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए सही नहीं है, वो विथ रीजन रेफर बैक करेगा किसको? ऑडिट कमिटी को। किस लिए? फर्दर असाइनमेंट के लिए, फर्दर डिस्कशन के लिए वो इसको रेफर बैक करेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है जब ऑडिटर अपॉइंट होता है। देखिए बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है बुक में। रूल 3, देखिए इन केस ऑफ अ कंपनी दैट in case of a company that is required to constitute audit committee under section 177, कोई भी कंपनी जिसके ऊपर 177 अप्लाई होता है, मतलब ऑडिट कमिटी बनाने के लिए जिसके ऊपर अप्लाई होता है, वो यहाँ क्या करेगा? in case where such committee is not required to be constituted, the board shall take into consideration that qualification and experience of the individual or the firm proposed to be considered appointment as auditor, and whether such qualification and experience are commensurate with the size and requirement of the company। देखिए जब ऑडिटर अपॉइंट होगा जहां पर ऑडिट कमिटी नहीं है, तब वहां क्या होगा? ऑडिट बीओडी रेकमेंड करेगा नाम। बीओडी जो सिलेक्शन करेगा नाम जिसके ऊपर क्या है, वो उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका नॉलेज देखेंगे, और उसका पार्टनर कौन कौन है उसको भी देखेंगे, और उसका क्वालिफिकेशन, इसका एलिजिबिलिटी, और वो जो साइज ऑफ कंपनी, जो हमारा जो कंपनी है उनके साइज से वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, उसको सब देखेंगे। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल कंसीडरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी ऑन द बोर्ड एज द अपॉइंटमेंट, द ऑडिट कमिटी
or the board, as the case may be, shall have regard to any order or pending proceeding relating to professional matters। हाँ देखिए, जब पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है, वहां पर देखिए, देख लीजिए, जब हमारा जो ऑडिटर अपॉइंट होगा ना, जब ऑडिटर अपॉइंट होगा किसके द्वारा, बीओडी के द्वारा हो क्या, या ऑडिट कमेटी जो का रिकमेंडेशन के द्वारा हो, वहां पर क्या होगा, जो इसके ऊपर जो प्रीसीडिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए कोई भी प्रीसीडिंग चलता हुआ होगा, तो उसको भी कंसिडर करेंगे, उसको भी देखेंगे क्या उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल मैटर के लिए कोई भी प्रोसीडिंग चालू हुआ है कि नहीं उसको भी देखेंगे। The audit committee or the board, as the case may be, may call for such other information from the proposed auditor as it may deem fit। देखिए, ऑडिट कमिटी और बोर्ड वो मंगवा सकते हैं अदर इंफॉर्मेशन, जो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे उसके ऊपर कोई भी और इंफॉर्मेशन पूछना, कोई और इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगा तो भी वो उसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या हुआ है, subject to the provision of a sub rule 1, where company is required to constitute of audit committee, the committee shall recommend the name of the individual or firm as auditor to the board for consideration, and in other cases the board shall consider the recommend the individual of a firm as auditor to the member of the annual general meeting for appointment। देखिए, पहले कौन करेगा, ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगा नेम, अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड रेकमेंड करेगा, बोर्ड रेकमेंड किया कहाँ पर करेगा, जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में करेगा, जो कि शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, वोट कर सकते हैं। If board agrees with the recommendation of audit committee, it shall further recommend to appointment of individual और firm। देखिए, अगर जो ऑडिट कमिटी जिसका नेम दिया हुआ है, अगर वो अगर उससे बोर्ड एग्री हो जाता है, तो फर्दर रेकमेंड करेगा कहाँ पर, एजीएम को फर्दर रेकमेंड करेगा कि वो वोट करके वो ऑडिटर को अपॉइंट कर ले, ठीक है। इफ द बोर्ड डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, अगर बोर्ड डिसएग्री होता है ऑडिट कमिटी के जो रिकमेंडेशन है उससे बोर्ड डिसएग्री हो जाता है, इट शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी, ये रेफर बैक कर लेगा किसको, ऑडिट कमिटी को रेफर बैक कर लेगा फॉर रिकंसिडरेशन पे, और एक बार रिकंसिडर करेंगे और एक बार उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो भी ऑडिटर का नाम रेकमेंड किया हुआ है उसके ऊपर और एक बार चर्चा करने के लिए ऑडिट कमिटी को बोर्ड रेफर कर लेगा, ठीक है। इफ ऑडिट कमिटी आफ्टर कंसिडरिंग रीजन गिवन बाय द if the audit committee, after considering the reason given by the board, decides not to reconsider its original recommendation, the board shall record reason for its disagreement with the committee and send its own recommendation for the consideration of the member of the annual general meeting, and if board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall place the matter consider। देखिए, जब बोर्ड क्या करेगा, रेफर बैक करेगा किसको, ऑडिट कमिटी को रेफर बैक करेगा विथ रीजन रेफर बैक करेगा कि ये बंदा सही नहीं है, ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए ये बंदा सही नहीं है, इसके ऊपर ये केस चल रहा है कि ये वहां पर पार्टनर ये इस कंपनी के इस फार्म में पार्टनर था, इसके लिए कोई भी रीजन होगा ना, कोई रीजन के साथ उसको रेफर बैक करेगा, तब रेफर बैक करने के साथ और एक भी देखिए, और एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी, और एक इंडिविजुअल की फार्म जो भी है वो भी है, उसको आप एक बार कंसिडर कीजिए, ऑडिटर उसको भी कंसिडर करेगा, ठीक है। जो ऑडिट कमिटी बोर्ड के रिकमेंडेशन को उसको भी कंसिडर करेगा, बोर्ड जो रिकमेंडेशन क्या होगा ना, जो भी नेम सिलेक्शन क्या होगा उसको भी रिकमेंड करेगा। द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ। जहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, एजीएम अपॉइंट होता है, वो होल्ड करेगा ऑफिस कितने दिन तक होल्ड करेगा, सिक्स्थ टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। उसी जिस एजीएम में अपॉइंट होगा उसी एजीएम के कंक्लूजन से लेकर सिक्स्थ एजीएम तक, कंक्लूजन तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, ऑडिटर रेमुनरेशन क्या हुआ,
As per section 142 of the act, the remuneration of the auditor of the company shall be fixed by its fixed in its general meeting. ऑडिटर का जो रेमुनरेशन होगा जनरल मीटिंग में ही फिक्स होगा, और इन सच मैनर एज में बी डिटरमिन्ड देयर हाउएवर बोर्ड में फिक्स रेमुनरेशन ऑफ द फास्ट ऑडिटर। ठीक है, देखिए जो भी फास्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा बोर्ड चाहे तो में फिक्स रेमुनरेशन, बोर्ड में फिक्स रेमुनरेशन चाहे तो फिक्स कर सकता है। देखिए जो फास्ट ऑडिटर होगा उसका बोर्ड रेमुनरेशन फिक्स कर सकता है, नहीं तो वो सब रेमुनरेशन कहाँ पर फिक्स होगा, जनरल मीटिंग में फिक्स होगा। फर्दर the remuneration in addition to the fee payable, further the remuneration in addition to the fee payable to an auditor include the expenses, if any, incurred by the auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him, but does not include any remuneration paid to him। देखिए रेमुनरेशन में क्या क्या इन एडिशन टू द फी पेबल टू द ऑडिटर इंक्लूड क्या होता है, एक्सपेंसेस कोई भी खर्चा हुआ है वो इंक्लूड होगा, इफ एनी इनकर्ड बाय द ऑडिटर in connection with the audit of the company and any facility extended to him, कोई भी फैसिलिटी दिया हुआ है ऑडिटर को वो भी रेमुनरेशन में इंक्लूड होगा, कोई भी खर्चा किया होगा ऑडिटर के लिए वो भी इंक्लूड किया होगा ऑडिट जो रेमुनरेशन में। बट कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी अदर सर्विस दिया हुआ है, कोई भी अदर सर्विस दिया होगा ऑडिटर कंपनी को, ऑडिट के अलावा कोई भी अदर सर्विस दिया होगा तो वो उसके लिए वो अलग से ही चार्ज करेगा, वो रेमुनरेशन में नहीं आएगा। और उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ये जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक इतना ही, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स इसको रिवाइज कीजिएगा और फीडबैक कमेंट लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। अगर सही लगा तो कमेंट में कीजिएगा कैसा लगता है वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए वो आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा, तो आप कमेंट कीजिएगा जैसा है ऑनेस्टली आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका सुधार लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।